Hi, believe, believe you can, and you are halfway there. Today is 10th of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Rapid जी के yesterday questions के आंसर हैं एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड है। जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ना, ये नॉर्मल गुड्स की तरह नहीं होते। नॉर्मल गुड्स में ऐसा होता है कि अगर उनकी प्राइस फॉल हुई है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बट इंफीरियर गुड्स में ऐसा नहीं होता। अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो वो इंफीरियर गुड का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करेगा, वो सब्सटीट्यूट करेगा बेटर गुड्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये या तो कांस्टेंट रहेंगे या फिर इन्वर्सली इनकी डिमांड कम हो जाएगी, इंफीरियर गुड फॉल होगा। हु रॉट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? ये बुक लिखा है सर मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया साहब ने। पार्टिसिपेटरी नोट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी थे। गोल्डन हैंडशेक स्कीम, गोल्डन हैंडशेक स्कीम तब होती है जब वॉलेंटरी रिटायरमेंट देना है, तो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनको रिटायरमेंट देना है तो उनको कुछ पर्क्स बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं और साथ ही साथ उनको रिटायर कर दिया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड गोल्डन हैंडशेक। सो ये आंसर्स हैं यस्टरडे क्वेश्चंस के। आज के सवाल है फॉरेन ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे बहुत सारे। द फॉरेन ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज, नाम बताइए। केव्स एंड रॉक टेम्पल्स ऑफ एलोरा आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? जैसे अजंता की गुफाएं हैं, दे आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो जो एलोरा है ये रिलेटेड टू विच रिलीजन है? विच सिख गुरु रॉट द बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक जी? गुरु नानक जी की बायोग्राफी किस सिख गुरु ने, किन सिख गुरु ने लिखी है? विद विच सेक्ट वॉज चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु जी किस सेक्ट से बिलोंग करते थे? शेर शाह बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं, इस बैटल का नाम क्या था? एंड हु ऑथर्ड द आईने अकबरी? आईने अकबरी के ऑथर का नाम बताइए। तो ये 6 सवाल हैं आज के। आज हम पढ़ेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन 90% इफेक्टिव, फाइजर का, एनजीटी का लिंक, क्रैकर्स, एयर क्वालिटी, ट्रम्प कंसीड नहीं कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं रैलीज टू प्रोटेस्ट इलेक्शन। पंजाब ने भी रिवोक किया है जनरल कंसेंट टू सीबीआई। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं। देन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 7 टाइम्स सेफ लिमिट, नो फायरवर्क एडिटोरियल है। ये इथियोपिया है और इथियोपिया में सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो रही है। विल हैव अ लुक। द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइडेंस विन लेसन्स फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश। इन दोनों कंट्रीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एक्सपोर्ट में, इनसे हम क्या सीख सकते हैं? ये कुछ इंडेक्स होते हैं, हम इनके बारे में भी जानेंगे। कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग द एयर, दिस इज न्यू पार्लियामेंट, नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स। एकेडमिक क्रेडिट बैंक कहाँ पर? एग्रीकल्चर में। बाइडेन का विन, गूगल का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एससीओ की वर्चुअल मीट होगा, सैफ्रॉन, और आज हम देखेंगे असम का ये मैप। सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन। आवर रेफरेंस मटेरियल इज द हिंदू, दिस इज द हिंदू, और ये इंडियन एक्सप्रेस है, दोनों दिल्ली एडिशन है। ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। सी, कोविड-19 की वैक्सीनेशन कुड बी 90% इफेक्टिव, और ये क्लेम किया है फाइजर। ये बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कंपनी है। तो फार्मा मेजर फाइजर ने क्लेम किया कि ये जो इसकी वैक्सीनेशन है वो 90% इफेक्टिव है। वायरस का जो वैक्सीनेशन है ना, वो डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि वायरस म्यूटेट करता है। वायरस अपना नेचर चेंज करेगा, तो आपने जिस वायरस स्ट्रेन के लिए वैक्सीनेशन बनाया है वो स्ट्रेन ही चेंज हो गया, तो वैक्सीनेशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। देन उसके ट्रायल्स होते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स हैं, तो सारी प्रोसेस हमने स्पीड अप करा। बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंडिडेट्स आए, टॉल क्लेम्स आए। रशिया की वैक्सीनेशन थी स्पुतनिक 5, उसने सारे ट्रायल्स क्लियर किए, ऐसा क्लेम किया गया। एक नया क्लेम है कि फार्मा मेजर फाइजर ने क्लेम किया कि इसकी वैक्सीनेशन 90% इफेक्टिव है। ये जितनी भी न्यूज़ आती है ना कोविड-19 रिलेटेड, इसमें वेट एंड वॉच, अभी और क्लैरिटी आने देते हैं, लेट अस सी।
फिलहाल के लिए ये अप्लाई कर सकती है इमरजेंसी अप्रूवल के लिए, नॉर्मल अप्रूवल नहीं, इमरजेंसी। हमने एक और रिपोर्ट देखा था, उसमें ये लिखा था कि इवन जब वैक्सीनेशन अवेलेबल हो भी जाएगी तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है ना वो इस मूड में नहीं है वैक्सीनेशन लेने के, बिकॉज अभी भी वो बहुत एप्रीहेंसिव है। वैक्सीनेशन में एक लाइव या फिर वीकन वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है और बॉडी उसके कॉन्टेक्स्ट में इम्यूनिटी डेवलप करती है, सो दैट जब रियल वायरस का अटैक हो तो बॉडी उसको डिफेंड कर ले। सो मैनी पीपल जो हैं वो अभी रेडी भी नहीं है वैक्सीनेशन के शॉट्स लेने के लिए। इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ये वैक्सीनेशन आ सकती है। यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसने इसको अप्रूवल के लिए अभी इसमें अप्लाई किया है। बट अगर हम टोटलिटी देखें तो द गुड न्यूज़ इज ये काफ़ी एनकरेजिंग न्यूज़ है, बिकॉज ये दिखा रहा है कि वी आर नियर, इस फाइट जो है कोविड-19 की, वी आर नियर, हम इसको जीत सकते हैं। सो दिस इज अ रे ऑफ होप। पेशेंट को एनरोल किया गया, वैक्सीनेशन क्लिनिकल ट्रायल, रिसीविंग अ शॉट। तो ये अच्छी न्यूज़ है, बट वेट एंड वॉच कोविड-19 वैक्सीनेशन। सेकेंड न्यूज़ है, दिस इज अबाउट एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है एनजीटी। कुछ टाइम पहले हमने देखा था एनजीटी के ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे 2020, 2010 टू 2020। एनजीटी का एक्ट, एनजीटी का ट्राइब्यूनल, एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच कहाँ पर है और रीजनल बेंचेस कहाँ पर है, एनजीटी का मैंडेट होगा, एनजीटी सीआरपीसी के थ्रू चलती है या फिर नेचुरल जस्टिस देती है, कितना ड्यूरेशन एनजीटी को मिलता है जस्टिस डिलीवर करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमने नोट्स में पढ़ा है एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनजीटी तो फिलहाल के लिए एनजीटी ने क्रैकर्स सेल्स को लिंक किया है एयर क्वालिटी से और कहा है नवंबर 10 टू नवंबर 30 तक टोटल बैन होगा फायर क्रैकर। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऐसा कहा। टोटल बैन का मतलब है सेल भी नहीं होगी और यूज भी नहीं होगा। एवरेज एम्बियंट एयर क्वालिटी जहां भी बिलो पुअर कैटेगरी में है, मॉडरेट एंड बिलो है तो वहां ग्रीन क्रैकर होगा, और जहां बिलो पुअर कैटेगरी है वहां पे एब्सोल्यूट बैन है, सेल भी और यूज भी, नवंबर 10 टू नवंबर 30। और जहां एयर क्वालिटी मॉडरेट टू बिलो है वहां पे ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए जाएंगे। ग्रीन क्रैकर्स भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पता होना चाहिए एंड वाई दे आर सो यूजफुल। पॉल्यूशन कम होता है इनसे। अब ये एयर क्वालिटी कैसे डिसाइड करें, तो ये डिसाइड होगा 2019 के डेटा से। वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, जैसे एल्डर्स हैं, चिल्ड्रन हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, ये ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, ये ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं और ये ज़्यादा नुकसान में है अगर एयर क्वालिटी सीवियर होती है तो। कोविड-19 का भी टाइम है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, दिल्ली, चंडीगढ़, इन्होंने ऑलरेडी प्रोहिबिट कर दिया है सेल एंड यूज़ ऑफ फायर क्रैकर। अब सवाल ये उठता है, इस बात पे हमने डिबेट भी किया था, इज दिस अ सॉल्यूशन? इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा इस मेजर का? ऑल्दो एयर पॉल्यूशन तो हम कर्ब कर पाएंगे अप टू अ सर्टेन डिग्री, बट एट व्हाट कॉस्ट? इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल टेक है, इसको अभी हम आगे देखते हैं। देन ट्रम्प प्लान्स रैलीज टू प्रोटेस्ट इलेक्शन। मिस्टर ट्रम्प रिजल्ट्स मान नहीं रहे हैं। ट्रम्प हैज नॉट कंसीडर्ड डिफीट टू जो बाइडन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। एक और न्यूज़ आ रहा है कि अभी तक जो मीडिया है ना, मीडिया ने डिक्लेयर किया है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऐसा कुछ नहीं आया है। लॉन्च किया इन्होंने एन एरे ऑफ लॉ सूट्स। यूएस में वैसे ही लीगल एंड दिस जज जुडिशरी बहुत स्ट्रांग होती है, तो लॉन्च किया है एन एरे ऑफ लॉ सूट्स इस इलेक्शन के अगेंस्ट। मिस्टर ट्रम्प बोल रहे हैं कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं इसमें फ्रॉड हुआ है, और दिस इज द रीजन कि ये एक्चुअली मिस्टर ट्रम्प जीत रहे थे बट पोस्टल बैलेट एंड ऑल से उनको हराया गया है। सो एट लॉगर हेड्स है, लॉगर हेड्स मतलब आमने सामने क्लैश हो रहा है। सी रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, प्रो ट्रम्प एंटी ट्रम्प सपोर्टर्स मिशिगन स्टेट कैपिटल में ऑन संडे। तो यहाँ अभी थोड़े टाइम तक ऐसे ही डिस्टर्बेंस चलेगा। इलेक्शन फ्रॉड के इन्होंने चार्जेस लगाए हैं अभी तक, बट इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया है। चार्जेस लगा दिए बट उसका एविडेंस नहीं है इनके पास। अगर हम ट्रेडिशन देखें तो यूजुअली जो मीडिया हाउसेस होते हैं ना वो डिक्लेयर कर देते हैं विनर, बट स्टेट येट टू डिक्लेयर है, सो दैट इज वाई लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ट्रम्प प्लान्स रैलीज टू प्रोटेस्ट इलेक्शन। 20 जनवरी को यहाँ पे होगा। तब तक यूएस प्रेसिडेंट हाल के टाइम पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ही हैं। सो ट्रम्प प्लान रैलीज टू प्रोटेस्ट इलेक्शन, लेट अस सी नेक्स्ट 1 मंथ में क्या होता है। देन फोर्थ,
Fourth is about Punjab revokes general consent given to Central Bureau of Investigation. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पावर डिराइव करती है, लीगल पावर, किस एक्ट के थ्रू? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इस एक्ट के थ्रू सीबीआई को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी मिलता है और वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है अलग अलग राज्यों में। ये सेंट्रल अथॉरिटी है। अब राज्यों में इन्वेस्टिगेट करना है तो यूजुअली एक जनरल कंसेंट मिला रहता है कि सीबीआई आके किसी भी केस पे विद दिस इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। बट अब कुछ केसेस हमने जैसे महाराष्ट्र के देखे थे, तो धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों ने, उसमें नया नाम पंजाब है, इन्होंने रिवोक कर दिया है जनरल कंसेंट टू सीबीआई। जनरल कंसेंट मतलब रिवोक होना, मतलब अब सीबीआई को केस बाय केस में पहले राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके उसको वो केस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इन्वेस्टिगेट इन स्टेट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा और केस बाय केस में राज्य सरकार वहां पे परमिशन देगी और तब इन्वेस्टिगेशन आगे होगा। इज इट अ गुड थिंग? नो। ये चीज बताती है कि सेंटर और स्टेट में ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं दिख रहा है। फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन एनी ऑफेंस स्टेट में प्रायर कंसेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ पे जरूरी होगी और वो केस बाय केस में पंजाब गवर्नमेंट कभी देगी कभी नहीं देगी। इससे पेपर वर्क बढ़ेगा, अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी आएगी और डिले भी आएगा। एंड द वर्स्ट इज ये जो हमारे इथोज है, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट का यहाँ पे डिग्रेड हुआ है। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। पंजाब रिवोक्स जनरल कंसेंट टू सीबीआई। और इसमें ऐसा नहीं है कि स्टेट रेस्पॉन्सिबल है, सेंटर भी एट टाइम्स रेस्पॉन्सिबल है। तो बोथ स्टेट एंड सेंटर शुड ट्राई टू ब्रिज दिस ट्रस्ट डेफिसिट। Then finance panel submit report with separate section on states finance. Finance panel 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह साहब, तो फिलहाल रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया है प्रेसिडेंट साहब को। आर्टिकल 280 जो होता है इसके अंदर मैंडेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कि फाइनेंस कमीशन एक रिपोर्ट देगा और वो रिपोर्ट होगा सबमिट प्रेसिडेंट साहब को। अब ये रिपोर्ट क्यों ज़रूरत है? जैसे हमने देखा था ज़्यादातर जो टैक्सेस होते हैं वो सेंटर के पास आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। अब जो टैक्स कलेक्शन हुआ, फंड्स जो कलेक्ट हुए, इसको बांटना भी तो पड़ेगा। बांटना पड़ेगा स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये क्या हुआ? वर्टिकल डिवोल्यूशन अराउंड 41% लास्ट टाइम ऐसा इन्होंने बताया था कि जितना 100 रुपये आया है तो 41 रुपये आप स्टेट्स को दो। दूसरा होता है बहुत सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स। और ये फंड्स का रूल्स क्या होंगे, नियम क्या होंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, किस स्टेट को देना है, कितना पैसा, ये सब चीज़ें डिसाइड होती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या फॉर्मूले लगाएंगे सेंटर टू स्टेट में और अमंग स्टेट्स में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसका जो पीरियड है वो 21-22 से 25-26 है। इसकी एक और रिपोर्ट आई थी 1 ईयर की, वो आई थी दिस बजट के टाइम पे, अभी अर्ली इन दिस ईयर। 21-22 से 25-26 के बीच में ये रिपोर्ट आएगी। अब पीरियड होगा इस रिपोर्ट का। स्टेट स्पेसिफिक कंसिडरेशन की यहाँ पे बात है। सी, ये जो पैसा होता है ना, इसमें बहुत सारे हेड्स होते हैं, लाइक पॉपुलेशन कितनी है, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल में कितने एफर्ट्स दिए हैं, एनवायरमेंटल एफर्ट्स कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना उस क्राइटेरिया पे डिसाइड होता है। 1-2 दिन वेट करते हैं, इसको अभी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सी, इसमें एक नया नॉन लैप्सेबल फंड फॉर फाइनेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी है। नॉन लैप्सेबल मतलब यूजुअली मार्च रश होता है, मार्च आते आते सारा पैसा खर्च करना है बिकॉज फिस्कल ईयर चेंज हो रहा है, वो लैप्स हो जाएगा फंड अगर जिस हेड के अंदर आपको अलोकेट हुआ है। तो ये नॉन लैप्सेबल है, मतलब साल खत्म हो रहा है फिस्कल ईयर, तो ये फंड खत्म नहीं हो रहा है। नॉन लैप्सेबल फंड है फॉर फाइनेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी, ये पर ऐसे कंटिन्यू रहेगा, परपैचुअल रहेगा। डिफेंस स्पेंडिंग है, ऑफरिंग परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स भी रहेगा। तो नॉन लैप्सेबल फंड कहाँ पर है? फाइनेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस स्पेंडिंग में। और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, तो वो है परफॉर्मेंस इंसेंटिव। ये स्टेट्स को मिलेंगे, अगर वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करेक्ट कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये इन्होंने पॉलिसीज में बताया है। जो कमीशन है इसकी रिपोर्ट का टाइटल है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। दिस इज द रिपोर्ट टाइटल।
इसके दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 है, ये फोकस करता है स्टेट ऑफ सेंटर्स फाइनेंसेस, सेंटर के फाइनेंसेस, इन डेप्थ स्क्रूटिनी ऑन की डिपार्टमेंट्स। मीडियम टर्म चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, बिकॉज सेंटर के पास भी पैसे कम हो रहे हैं, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, और रोड मैप क्या होगा फ्यूचर। तो वॉल्यूम 1 जो है वो सेंटर से रिलेटेड फाइनेंस मैटर्स देख रहा है, और जो वॉल्यूम 2 है वो डेडिकेटेड टू स्टेट है, फाइनेंस ऑफ ईच स्टेट, बिकॉज स्टेट्स की भी हालत खस्ता है, ज़्यादा पैसे है नहीं इनके पास, इन ग्रेट डेप्थ। तो दिस इज वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, और टाइटल नाम है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। आर्टिकल 280 पीरियड है 2021-22 से 2025-26। डिवोल्यूशन ऑफ फंड करता है ये, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आर्टिकल 280 है, रिपोर्ट सबमिट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। स्टेट स्पेसिफिक कंसिडरेशन है इस बार, नॉन लैप्सेबल फंड नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स में स्टेट को दिया जाएगा। सो दिस इज वेरी ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। अब ये आपका होमवर्क है, लक्ष्मीकांत बुक ओपन करिए। लक्ष्मीकांत बुक में आप जाइए इस चैप्टर पे जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद एक नोट बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है फाइनेंस कमीशन का, और इसकी यूटिलिटी भी डिस्कस करिए कोविड टाइम्स में। अब ये है ना, ये ओपन बुक टाइप है, आप इसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, R&D करिए, अपनी रिसर्च करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग करिए और उसको शेयर कर दीजिए। जब आप अपना कोई भी आंसर शेयर करते हैं ना, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीबडी, आई एम टेलिंग यू। हम अपना वर्क शेयर करते हैं ना, तो शेयर करने से हमारा वर्क इंप्रूव होता है। दिस इज अ श्योर शॉर्ट मेथड, सो जस्ट डू इट, और डू इट एवरी डे। कंसिस्टेंट रहिए, वर्क आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा विद इन अ मंथ्स टाइम। प्रिपेयर अ नोट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, अपने शब्दों में लिखिए, डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन द कोविड टाइम्स। ग्रामेटिकल एरर हो रहा है, इट्स ऑल राइट। मैसेज आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। लैंग्वेज सिंपल रखिए, शॉर्ट वर्ड्स यूज, शॉर्टर सेंटेंसेस यूज करिए, एंड जस्ट राइट इट डाउन। ग्रेजुअली इट विल ऑटोमेटिकली गेट्स बेटर। सो पहले ये चैप्टर पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसको अपने शब्दों में लिखना है ऐसे। ओके, सो डू दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल नियरली 7 टाइम्स है एट द सेफ लिमिट। सेफ लिमिट अगर 1 है तो PM लेवल 7 है, 7 टाइम्स है सेफ लिमिट का। दिस इज ह्यूज। दिल्ली रील्स अंडर सीवियर पॉपुलेशन पॉल्यूशन 5th स्ट्रेट डे में। लुक एट द लैंग्वेज, दिल्ली रील्स अंडर सीवियर पॉल्यूशन फॉर 5th स्ट्रेट डे, स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर वायलेटिंग क्रैकर बैन। न्यूज़पेपर में जो लैंग्वेज होती है ना, वो कई बार बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ये स्टाइल पिक करिए। दिल्ली रील्स अंडर सीवियर पॉल्यूशन फॉर 5th स्ट्रेट डे, स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर वायलेटिंग क्रैकर बैन, गवर्नमेंट ने कहा। तो ये दिल्ली के हाल हैं। सी सराय काले खां कैपिटल ऑन मंडे, दिस इज द सीन एट दिल्ली। एक स्कॉलरशिप पेमेंट का अभी एक न्यूज़ है सेकंड पेज में, इसको भी अभी हम देखते हैं। तो ये फिलहाल के लिए फर्स्ट पेज है, दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। पार्टिकुलेट मैटर है 7 टाइम्स सेफ लिमिट। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट केस हुआ, स्कॉलरशिप पेमेंट नॉट मेड टिल सेकेंड ईयर एंड डिले इन स्टाइपेंड्स मेड वर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। स्टूडेंट्स जो है ना अभी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में है, इमोशनल प्रेशर में है, फ्यूचर समझ नहीं आ रहा है कोविड-19 किस डायरेक्शन में है। एजुकेशन जो हो रहा है तो डिजिटल एजुकेशन हम बोल रहे हैं, बट डिजिटल हर किसी को इतना जल्दी सूटेबल नहीं है, ये सूटेबिलिटी नहीं आती है। मैनी स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर स्क्रीन में पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पेस समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज का इशू आता है, ये प्रॉब्लम्स हैं। स्कॉलरशिप पेमेंट्स आर नॉट मेड टिल सेकेंड ईयर। और दूसरा एक प्रॉब्लम आ जा रहा है ये डिजिटल डिवाइड का। सम स्टूडेंट्स हैव है, उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स एवरीथिंग स्पेस है पढ़ने का, बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग दिस डिजिटल डिवाइड। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग। एट द सेम टाइम एज अ सोसाइटी ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बी ईजी, इट्स ओके, इट्स बी ईजी, बी काइंड। ओके, ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको फुलफिल करना ज़रूरी है। मीनवाइल जैसे ये इंस्पायर टाइप स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री यहाँ पे दे रही है, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। अभी कुछ स्कीम्स देखे थे जिसमें गैजेट्स प्रोवाइड करने की बात है, स्टूडेंट्स को इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात है, और स्टूडेंट्स भी, इट्स ऑल राइट, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन, गो ईजी।
स्कॉलरशिप पेमेंट आर नॉट मेड टिल सेकेंड ईयर, ये एक केस है. सो दिस इज द न्यूज इन पेज नंबर 2. अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस एडिटोरियल. एडिटोरियल का जो फर्स्ट एडिटोरियल है, नो फायर वर्क. नो फायर वर्क. सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजिंग टाइम्स है हर किसी के लिए, ये डिफिकल्ट टाइम है. नो फायर वर्क. पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, अगर बैन नहीं करेंगे तो जो कोमॉर्बिडिटी एल्डर्स हैं इनको प्रॉब्लम होगा. बैन करेंगे तो एक बड़ा सेक्शन ऑफ पीपल अपना एम्प्लॉयमेंट से लॉस कर रहा है. Challenges are everywhere. No firework. NGT ban on firecracker must spur center to intensify anti-pollution measure. सेंटर को अब ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं रिसर्च इनोवेशन. जैसे अभी हमने स्टबल बर्निंग में पूसा एग्रीकल्चर की ये 4 टैबलेट्स देखी, बायोडिकम्पोजर. दिस इज इनोवेशन. सॉल्यूशन फाइंड करना है. इंटेंसिफाई करें एंटी पॉल्यूशन मेजर. एडिटोरियल में बात है कि अभी फिलहाल के लिए ये बैन लगाया है. क्रिसमस न्यू ईयर अगर पॉल्यूशन कंडीशन ऐसी ही बनी रही तो ये कंटिन्यू रहेगा बैन. विंटर्स आ रही है, कोविड-19 है, पॉल्यूशन भी है. ये बहुत खतरनाक ट्रायोका हो रहा है, मेनेंसिंग है ये ट्रायोका. इट इज डेडली. सो इट शुड बी एविडेंट टू पॉलिसी मेकर कि जो मेजर्स लें हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर मतलब बड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में ऐसे सस्पेंडेड होते हैं और ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं. इनको रिड्यूस करें 20 से 30% बाय 2024 तक. पार्टिकुलेट मैटर आते कैसे हैं, जैसे इनकम्प्लीट कंबशन हुआ स्टबल का, या फिर जो स्मोक निकला है, वेहिकुलर एग्जॉस्ट निकला है, ये सारे पार्टिकुलेट मैटर आते हैं. इनको कम करना है 2024 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर. अगर 2019 का डेटा देखें ना तो साल में होते हैं 365 दिन, उसमें से 148 दिन दिल्ली में पुअर टू सीवियर एयर क्वालिटी रहा है. नॉट गुड. आधे दिन 40% पॉल्यूशन जो लिंक्ड डेथ है, वो पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन बहुत टाइप का हो सकता है, एयर, वाटर एट्सेट्रा, बट जो 40% पॉल्यूशन लिंक्ड डेथ है ना, वो बिकॉज ऑफ दिस बैड एयर क्वालिटी है. एयर तमिलनाडु में 90% फायर क्रैकर जो इंडिया का इंडस्ट्री है ना, वो तमिलनाडु में है. 90% यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है. ये टोटल 2300 करोड़ वर्थ का आउटपुट है. अचानक से बैन हुआ, इतने सारे जो वर्कर्स हैं इनका फेट फिर एट रिस्क है. दिस इकोनॉमिक हार्डशिप्स आएंगी. ये लाइन बहुत अच्छी है, हमने डिबेट में भी देखा था. दीज लाइन्स आर वेरी गुड. ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन प्रोवाइड करें वर्कर्स को. अगर इनका एम्प्लॉयमेंट जा रहा है तो इनको कुछ कंपनसेशन दें. ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन स्कीम दें वर्कर्स को. सूटेबल रिलीफ दें प्रोड्यूसर्स को, ये नेसेसरी है. तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन माइट बी इन ब्रॉड बेसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये जो शिवाकाशी रीजन है ना तमिलनाडु, यहाँ बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटी है, फायर क्रैकर का प्रोडक्शन होता है. यहाँ इनका लॉन्ग टर्म इनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करें ताकि ये फायर क्रैकर पे जो रिलायंस है वो इनका रिड्यूस हो. सो दिस इज़ द वे. अब जैसे ये केस स्टडी होता, केस स्टडी में आपको ये दिल्ली पॉल्यूशन का केस स्टडी दे दिया जीएस पेपर 4 में और पूछा कि ये चैलेंजेस हो रहे हैं. एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप डीसी हो इस एरिया के, क्या डिसीजन लोगे? तो 2 डिसीजन लेंगे. एक डिसीजन होगा शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म मतलब इमीडिएट जो कॉज है उसको ठीक करो. इमीडिएट कॉज क्या है? पॉल्यूशन हो रहा है, डेथ्स हो रही है, इसको ठीक करो. लॉन्ग टर्म कॉज क्या है कि जो इसमें है, अच्छा इमीडिएट में इनको कंपनसेशन भी दिया है वर्कर्स को, ये इमीडिएट में आएगा. लॉन्ग टर्म में फिर ये सारी चीज़ें आएगी कि ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दो, ग्रीन सॉल्यूशंस निकालो, रिसर्च करो, इनोवेशन करो. ये लॉन्ग टर्म है. तो दिस शुड बी योर अप्रोच. ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है. नो फायर वर्क, इससे केस स्टडी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी अपकमिंग एग्जाम में. सो दिस इज द फायर वर्क. अब जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, दिस नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द वॉर विद इन. द वॉर विद इन सबसे डिफिकल्ट वॉर होती है बिकॉज ये सिविल वॉर होती है. कंट्री इन फाइटिंग हो रही है, अंदर ही फाइट हो रही है. यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट एनिमी एंड सिटीजन. सो दिस इज इन फाइटिंग. इन फाइटिंग कहाँ पे हो रही है? ये इथियोपिया में हो रही है. हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी पढ़ा था, नॉर्थ अफ्रीका, सारे रीजन्स देखे. ये इथियोपिया है, ये जिबौटी है, एरिट्रिया है, सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया. सो दिस इज इथियोपिया. इथियोपिया में नॉर्थ वाला जो रीजन है ना, नॉर्थ वाले रीजन में टिग्रे रीजन है. यहाँ पे ये जो टिग्रे रीजन है ये एक वेल्दी रीजन है. इसकी खुद की ओन आर्मी मिलिशिया भी है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस कम्युनिटी का. अगर टोटल पॉपुलेशन 1110 मिलियन पॉपुलेशन है
110 मिलियन पॉपुलेशन है इथियोपिया की, तो 6% ही टिग्रे हैं, बट ये बहुत डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स में और इन्फ्लुएंशियल है, तो ये वेल्दी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर। एक और जो कम्युनिटी है, एथनिक कम्युनिटी है, उसका नाम है ओरोमिया। ओरोमिया यहाँ पे मेजोरिटी है, बट इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो दैट इज वाई यहाँ पे ये फाइट स्टार्ट हो रही है। टिग्रे का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा है, बट ये माइनॉरिटी में है। इथनिक फॉल्ट लाइन्स यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इसमें आते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का नाम है एबे अहमद। ये इथियोपिया के प्रेसिडेंट है, 2018 में प्रेसिडेंट बने थे। पीस वर्क किया था इन्होंने एरिट्रिया के साथ। एरिट्रिया के साथ लड़ाई थी, इसको इन्होंने रिजॉल्व किया, तो इनको नोबेल प्राइज मिला 2019 में। अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर टिग्रे रीजन पे, तो अब ये वापस सिविल वॉर टाइप सिचुएशन आ रही है। सी, ये जो टिग्रे रीजन है ना, यहाँ पे अभी इलेक्शंस होने वाले थे, बट कोविड-19 हुआ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए, और इससे ये कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट है, तो उन्होंने फेडरल पुलिस पे अटैक किया, फेडरल इंस्टॉलेशन पे, और फिर फेडरल सेंटर को मौका मिल गया और उन्होंने यहाँ पे क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, और इससे ये सिविल वॉर टाइप सिचुएशन बन गई है। इनकी एक खुद की फोर्स भी है, ये लिबरेशन भी चाहते हैं, लिबरेशन फोर्स भी है यहाँ पे, टिग्रे पीपल लिबरेशन फोर्स। तो दिस इज द केस। अब एज अ स्टेट्समैन, इथियोपिया नीड्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, बिकॉज जो इथनिक फॉल्ट लाइन होती है ना, ये हमेशा रहेगी, तो इस फॉल्ट लाइन को हमें ब्लर करना है, ना कि इंटेंसिफाई करना है। हमारी सोसाइटी में भी हम देखते हैं कुछ मुद्दे सेंसिटिव होते हैं, कुछ मुद्दे बहुत डेलिकेट इमोशनल इश्यूज भी होते हैं, सेंटिमेंटल इश्यूज भी होते हैं। फॉल्ट लाइन होती है जहां हमें पता है लड़ाई होने के चांसेस हैं, तो हमें उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वी शुड ट्राई टू ब्लर दैट लाइन। इथियोपिया नीड्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, रिस्टोर करे बैलेंस अमंग इथनिसिटीज एंड रीजन्स, बिकॉज इन दी एंड ये पीपल भी यहाँ रहेंगे, ये भी रहेंगे, फाइटिंग इज नॉट गुड, द वॉर विद इन, सो दिस इज द केस, सिविल वॉर। अब ये हमारे इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में ये सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हम आईआर देखें ना, जीएस पेपर 2 का, इसमें ये कहीं ऐसा डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा। ये हमें जो हमें आईआर पढ़ना है वो इंडिया के नेबर्स, डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी पॉलिसीज, ये सब पढ़ना है। बट ये इससे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका मैपिंग में, प्रीलिम्स मैपिंग में, कि ये जो रीजन है यहाँ पे इथनिक वॉर चल रहा है, दिस ओरोमिया टिग्रे रीजन, वेयर इट इज, सो इट इज इन इथियोपिया, नॉर्दर्न दिस अफ्रीका। द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइडेंस विन, ये आर्टिकल है अंडर बाइडेन अनफोल्डिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कंसर्न, एंड दिस इज जो बाइडेन विल हैव टू वॉक अ टाइट रोप। इन तीनों को मैंने एक साथ क्लब कर दिया है, मोर और लेस सेम चीजें हैं, अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं कि बाइडेन कैसे काम कर सकते हैं। बाइडेन जो हैं, इनका पहला प्रायोरिटी रहेगा डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं उसको वापस रीस्टोर करें, एक नॉर्मलसी लाएं। जैसे ट्रम्प है, ट्रम्प का क्या प्रॉब्लम था, बहुत विम्सिकल है। अभी इस पर इंडिया आए थे, डिफेंस के 2+2 टॉक हुआ, काफी प्रेज किया, चुनाव हार गए, इस पर को इन्होंने फायर कर दिया यहाँ पे। तो दिस इज विम्सिकल बिहेवियर, ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और क्लाइमेट चेंज जो है, प्रोसीजर जो है ना स्टेट का, उसको फॉलो करें, ये बाइडेन की प्रायोरिटी होगी। इंडिया के साथ अगर रिलेशन देखें तो वाजपेयी जी साहब के साथ से जॉर्ज बुश, ये हमारे रिलेशंस बेटर होने स्टार्ट हुए। फिर मनमोहन सिंह साहब आए, सिविल न्यूक्लियर डील हुआ और रिलेशंस बेटर हुए। शुरुआत में जब ये 2001 के बाद जब यूएस ट्रूप्स इन्वॉल्व थी अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान उनकी ज़रूरत था, तो दैट इज़ वाई वो इंडिया को इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे थे, ऑल्दो कन्वर्जेंस इंडिया के साथ ज़्यादा था। बट जब ट्रूप्स विड्रॉ होने लग गई और इंडिया के साथ फिर कन्वर्जेंस बढ़ेगा, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जेंस होगा वो होगा बिजनेस का। बिजनेस यहाँ से यहाँ पहुँचा है पिछले 10-15 साल में, तो ये एक बहुत बड़ा विन रहेगा। मनमोहन सिंह जी के साहब के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, रिलेशंस क्लोज होंगे। सिविल न्यूक्लियर डील जो था ना, ये टर्निंग पॉइंट था इंडिया यूएस रिलेशंस में, दिस इज़ द थिंग। देन इसके बाद मनमोहन सिंह साहब के टाइम ही ओबामा आ गए, ओबामा के साथ रिलेशंस और बढ़े। देन मोदी जी आए, ओबामा को हमने इंडिया में बुलाया, चीफ गेस्ट बनाया रिपब्लिक डे परेड का, बट फिर डेमोक्रेट इलेक्शन हार गए। ट्रम्प में भी इफ़ यू रिमेंबर 2016 में जब ट्रम्प आए थे, तो शुरू के 1-1.5-2 साल तक बहुत डिफिकल्ट था, फ्रॉस्टी था कि हम कैसे बात करें। रिलेशंस तो बाद में डेवलप हुए और यहाँ फ्रेंडशिप इन्होंने दिखाया। तो अब ट्रम्प भी जाएंगे तो बाइडेन आएंगे, तो माय फ्रेंड बाइडेन, तो इस तरीके से हमारे रिलेशंस आगे बढ़े।
इसमें कोई गलत बात नहीं है, सारे स्टेट्स ऐसे ही वर्क करते हैं। जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो भी नया डेमोक्रेसी में सीट पे बैठता है, हम उसके साथ क्लोज कोऑपरेशन करते हैं। तो दिस इज नॉट न्यू, जो भी यहाँ पे आएगा डेमोक्रेट रिपब्लिकन, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, हमने रिलेशंस कंटिन्यू किए हैं उसके साथ। अब पॉइंट ये है इनकी प्रायोरिटी क्या है, बाइडेन की प्रायोरिटी क्या है। बाइडेन की इमीडिएट प्रायोरिटी है इंडिया नहीं है, बाइडेन की इमीडिएट प्रायोरिटी है जो यूएस में इंटरनल जो स्ट्राइफ है इसको ठीक करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और क्लाइमेट चेंज, ये सब बाइडेन की प्रायोरिटी है। कोविड, इकोनॉमी, जो फॉरेन अफेयर्स है ये बाद में आएगा, स्पेशली इंडिया का नंबर। तो ये जो टाइम हमें मिलेगा ना, इसमें हम हमारे यहाँ भी जो प्रॉब्लम्स हैं वी कैन पुट अवर हाउस इन ऑर्डर सो दैट हमारा कन्वर्जेंस हो जब हम ये नया रिलेशन वापस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिगिन करें। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अब बाइडेन आए, ट्रंप गए, कल हमने देखा था ट्रंप के जाने से काफ़ी लोग खुश हैं। सऊदी, गल्फ स्टेट, ईरान, सऊदी मोर और लेस न्यूट्रल है, ट्रंप के यहाँ पे अच्छे रिलेशंस रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा खुश हुआ है ट्रंप के जाने से, बाइडेन, बिकॉज जो न्यूक्लियर डील थी ट्रंप ने उसको स्क्वाश कर दिया था। तो ईरान इज़ वेरी वेरी हैप्पी। इसराइल में नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया था, ही इज़ नॉट दैट हैप्पी बिकॉज ट्रंप वॉज प्रो इसराइल। अब्राहम अकॉर्ड जो अभी साइन हुआ इसका क्या होगा। चाइना इज सुपर हैप्पी, वाई, बिकॉज ट्रेड डील चाइना, ट्रंप एंड ये दोनों आमने सामने थे। तो अब चाइना क्या स्टैंड लेगा, विल हैव टू सी। रशिया मीनवाइल न्यूट्रल है, रशियन जो प्रेसिडेंट है इनकी भी हेल्थ के अभी न्यूज़ आ रहा है, सो लेट अस सी रशिया का क्या स्टैंड होगा। रशिया के साथ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, ये जो आर्मेनिया और अजरबैजान का भी जो फाइट चल रहा था, इसमें अजरबैजान ने रशिया का एक हेलीकॉप्टर शूट कर दिया है। अब अजरबैजान इज वेरी स्कैर्ड बिकॉज रशिया का मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ाना, इसके सोल्जर्स भी, इसने ऑल्दो अपॉलॉजी भी मांगा है। बट अब ये जो रीजन है ना, यहाँ पे अगर एक दो दिन में देखते हैं इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। तो जो बाइडेन जो है ना, ये वॉर का टाइटर रोप करना पड़ेगा। इकोनॉमी, टाइटर रोप मतलब बहुत मुश्किल मैनूवरिंग करनी पड़ेगी इन्हें, स्कोप ऑफ एरर नहीं है। इकोनॉमी, कोविड और कॉम्बैटिव रिपब्लिकन, डोमेस्टिक फ्रंट में भी ट्रंप ने अभी तक कंसीड नहीं किया है, तो ये कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। ये बात लिखा है इन 3 आर्टिकल्स में। ओके, ये है लेसन्स फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश। सी, लेसन्स फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज ने ना पिछले 10 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एक्सपोर्ट पे। बांग्लादेश तो ऑन रोल है, जीडीपी पर कैपिटा हमको क्रॉस किया इसने। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एपरल है, कपड़ों का, आफ्टर चाइना। ये जो कपड़ा होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये ग्लव एंड हैंड एंड ग्लव रिलेशन है। एपरल मतलब बहुत सूट करता है बांग्लादेश को। वियतनाम का भी एक्सपोर्ट 240% ग्रो हुआ है लास्ट 8 साल में। रीज़न क्या है, वियतनाम ने ओपन ट्रेड पॉलिसी अपना लिया। यूरोपियन यूनियन, यूएसए, ओपन ट्रेड मतलब ज़्यादा टैरिफ बैरियर नहीं होगा, यूएस ईयू की कंपनीज यहाँ पे इजीली आ सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। वियतनाम में लेस एक्सपेंसिव वर्क फोर्स है, कोई भी काम अगर यूएस में कराओ ना तो बहुत महंगा होता है, इंडिया में कराओ तो सस्ता हो जाता है, बिकॉज इंडिया में वर्क फोर्स बहुत ईजी है, सो दैट इज़ वाई ऑफशोर होता है बहुत सारा काम। डोमेस्टिक लॉज इन्होंने ऐसे बनाए कि वो अट्रैक्ट करे इन्वेस्टर्स और इंसेंटिवाइज भी किया फर्म्स को। तो वियतनाम और बांग्लादेश का टोटल फोकस रहा है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। तो रीज़न देखिए, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सैमसंग, कैनन, अभी मैंने कैमरे का एक बैटरी बुलाया, वो मेड इन वियतनाम है, कैनन। तो सैमसंग, कैनन, फॉक्सकॉन, H&M, नाइक, एडिडास, IKEA, ये सब फ्लॉक्ड मतलब ग्रुप में सब गए वियतनाम में टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट। व्हाई, बिकॉज वियतनाम ने डोमेस्टिक लॉज बहुत इजी बना दिए, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। कल एक न्यूज़ पढ़ा था ना हमने, वॉक द टॉक, प्राइम मिनिस्टर इनवाइट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, वॉक द टॉक। और बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया, एपरल पे, कपड़ों पे, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किया यूरोप और यूएसए में। अब इंडिया जो है ना, वो भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बांग्लादेश से इंडिया में विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी आते हैं, मोस्ट प्रोडक्ट्स। तो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट इंडिया से भी बहुत फ़ायदा होता है एक्सपोर्ट। बट ऐसा है वियतनाम और बांग्लादेश, बिकॉज ये छोटे कंट्रीज भी हैं, तो इनका कुछ ही सेक्टर पे कंट्रोल है, फ्यू सेक्टर्स पे कंट्रोल है। और जबकि इंडिया देखे ना, तो इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, हमारा एक्सपोर्ट बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो हमें अपने एडवांटेज पे खेलना चाहिए। इन्होंने फोकस किया केवल क्लोथ में, वियतनाम ने दिस कंपनीज को इनवाइट किया। हम बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपना एक्सपोर्ट।
अगर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें तो चाइना का 32 है, इंडिया का रैंक 43 है। दिस इज बेटर देन वियतनाम एंड बांग्लादेश, सो वी आर एडवांटेज, बट हमें इस पोटेंशियल को टैप इन करना है। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स इंडिया का 43 है यहाँ पे। अब सी, इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी डेवलप्ड है, हमारी पॉपुलेशन, और हम अपनी ही पॉपुलेशन को सर्व कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट हमारा इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता ग्रोथ का। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होती है ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे ग्लोबल सप्लाई शॉक्स आते हैं, कोविड हुआ, तो ये वल्नरेबल हो जाती है ग्लोबल शॉक्स पे। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने, जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, सारी चीज़ें, ऑल एग्स एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ऐसे ही इंडिया को भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रायोरिटी है, डॉलर्स आएंगे, बट दूसरे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। फोकस हमें ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ में होना चाहिए, वरना क्या होता है, ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, फिर वो सस्टेन नहीं होती, वो उतना जल्दी फॉल भी हो जाता है। और अगर आप धीरे धीरे ग्रो करते हो ना, स्टेप बाय स्टेप, तो वो सस्टेन होता है बहुत ज़्यादा। ग्रोथ करें इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, प्रमोट करें इनोवेशन, लोअर करें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स हमें लाने चाहिए, एफर्ट्स लाने चाहिए, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं और एक्सपोर्ट में आगे बढ़े। ऑर्गेनिक ग्रोथ, ये बड़ा अच्छा टर्म है, ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ। पढ़ाई भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, एक दिन में आप यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचने वाले, आई एम टेलिंग यू। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, एक दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, डिसअपॉइंटमेंट होगा और आप गिव अप कर दोगे। 90% स्टूडेंट यही करते हैं, वो पहले आते ही 6 मारना चाहते हैं, होता नहीं है, बोल्ड हो जाते हैं, 0 पे आउट होते हैं। गो ईजी, ग्रेजुअली गो ईजी, ओके, गो ईजी, ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कुछ इंडेक्स हैं, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स एंड डूइंग बिजनेस, ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स है, इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स है। ये इंडेक्स हैं जो हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ये रिलीज होता है वर्ल्ड बैंक से, ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक से, फैसिलिटेशन इंडेक्स है OECD का, और इनेबलिंग इंडेक्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। लॉजिस्टिक्स बताता है, लॉजिस्टिक्स जैसे हमने अभी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यूएसए मिलिट्री का भी बात किया था। सपोर्ट बेस, लॉजिस्टिक्स फ्रेंडली है या नहीं है, इंडिया का 44 रैंक था 2008 में, ये टॉप 5 है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर क्रॉस करना मतलब रूल्स, लॉज, कस्टम ड्यूटीज क्या है, टाइम एंड कॉस्ट क्या लगता है, लॉजिस्टिकल प्रोसेस अक्रॉस कंट्रीज में, तो ये अक्रॉस बॉर्डर है। फिर फैसिलिटेशन इंडेक्स है, इसमें पॉलिसीज क्या है, इम्पैक्ट क्या है, रिफॉर्म्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये OECD का है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ये इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स। ट्रेड ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश क्यों हुई, बिकॉज ऑफ ट्रेड। ट्रेड होने से हमारी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, सो ट्रेड इज गुड, ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, बट कंप्लीटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, बेनिफिट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। इस पे हम डिबेट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी जो है, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है डॉलर्स आ रहे हैं, एक्सपोजर आ रहा है, टेक्नोलॉजी हो रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है, बेनिफिट्स है। रिस्क क्या है? ग्लोबल ग्लोबल सप्लाई, नेशनलिज्म का टेंडेंसी बढ़ रहा है, जो हैजार्ड्स आ जाते हैं, कोविड-19, बॉर्डर इश्यूज आते हैं। तो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी में रिस्क भी है और बेनिफिट भी है। इंडिया को कौन सा पाथ ट्रेवल करना चाहिए, आप इस बात का जवाब दो। भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो लेसन्स फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश। ये कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग द एयर है, कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग द एयर, बजटरी अलोकेशन है ना, वो सफिशिएंट नहीं है। आज बिहार में ये रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। न्यू पार्लियामेंट ज़रूरी है, जो बड़ी होगी साइज में और उसमें ज़्यादा एमिनिटीज़ होगी। हमारी प्रेजेंट पार्लियामेंट 100 साल से भी हो रहे हैं ऐसे अप्रॉक्स, सो दैट इज़ वाई वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट। उससे भी बड़ा जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि 2026 आते आते लोकसभा राज्यसभा की सीट्स बढ़ने वाली है, करीब 876 400, बिकॉज अभी तक हमने क्या किया था, फ्रीज कर दिया था पॉपुलेशन का जो था, 2026 पे यह बढ़ेगा। तो जब इतने ज़्यादा लोग आएंगे तो प्रेजेंट पार्लियामेंट उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगी, सो वी नीड अ न्यू प्लेस। जॉइंट सिटिंग पे भी अगर आया तो 1224 पीपल एक हाउस में, रूम में अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, दैट इज़ वाई वी नीड अ न्यू बिल्डिंग। रिवैम्प है सेंट्रल विस्टा का, ओके। ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं टाटा, टाटा को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
तो ये इस तरीके से नई बिल्डिंग बनेगी। बिकॉज अभी जो डिलिमिटेशन है ना 1972 पे हमने फ्रीज कर दिया था पॉपुलेशन वाला, 2026 में ये सीट्स बढ़ेगी और ये बढ़ के हो जाएगी करीब 1200 नंबर ऑफ एमपी। दैट इज वाई वी नीड अ न्यू हाउस। तो ये इसकी बात है, काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है। लोकसभा हॉल है, वीआईपी एंट्रेंस है, तो एक नया पार्लियामेंट आएगा अभी। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स दिस वीक है। कोर कमांडर टॉक्स फिर से होंगे। टेंशंस डी एस्केलेट करना है और विंटर्स भी आ रही है। इंडियन आर्मी को प्रॉब्लम है तो चाइनीज को भी प्रॉब्लम होगी, इतने डिफिकल्ट ट्रीचरस टेरेन में पेट्रोल गार्ड करना। सो यहाँ पे ये बात है। नेक्स्ट इज दिस अकेडमिक क्रेडिट बैंक्स बनाने की बात है। डिग्री विद एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन कहाँ पर? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में अकेडमिक क्रेडिट बैंक्स बनाएंगे, डिग्री विद एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। सी, इंडिया में एग्रीकल्चर से 50% पॉपुलेशन जनता यहाँ इन्वॉल्व है। बट अगर हम बात देखें ना तो एग्रीकल्चर को इतना ड्यू इम्पोर्टेंस देते नहीं है। एग्रीकल्चर हमारा मेन स्टे है इकोनॉमी का। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को भी उतना ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। यहाँ पे जो एकेडमिक्स हैं दैट हैज़ टू चेंज, मतलब समय के साथ बेटर हो। तो इसमें एकेडमिक क्रेडिट बैंक्स हैं, डिग्री विद एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन सून होगा। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें भी रिफॉर्म्स की बात है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका अभी फर्स्ट सेट टू बीइंग एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा, 74 यूनिवर्सिटीज में है। ये फोकस करेगा क्रॉप साइंसेज में, फिशरीज में, वेटरनरी मतलब एनिमल्स, और डेयरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च में ओवरहॉल करने का यहाँ पे ट्राई है। तो इसका अभी ये प्रपोजल है, विल हैव अ फॉलो अप। दिस इज द एग्रीकल्चरल एजुकेशन पॉलिसी। देन दिस इज बाइडेन विंस स्पर्स इंडाइसेस रिकॉर्ड हाई। व्हाई? बिकॉज प्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है, सस्टेनेबिलिटी आ रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगा। ट्रंप के साथ डायरेक्शन नहीं है। अभी डिफेंस मिनिस्टर को फायर कर दिया विद इन 3-4 डेज रिजल्ट आते, तो स्टेबिलिटी आएगा ऐसा माना जा रहा है। ये आईटी क्राउड है, ब्यूटीफुल ब्लडी एंड बगी शोकेज है। ये जो पर्सन है ना, इंडिया ऑन अ बाइसिकल, साइकिल में इन्होंने पूरा भ्रमण किया है, ये यंग मॉन्क है। देन दिस इज राइजिंग टू द चैलेंज। सी, रिपब्लिकन डिक्लाइन टू रिकॉग्नाइज रिजल्ट्स। अब क्लैशेस होंगे यहाँ पे। ट्रंप लॉस द रेट बट द जीओपी इज स्टिल हिज पार्टी। सी, ट्रंप इतना बुरी तरह भी नहीं हारा है। मीडिया जो है ना ये एक सही पिक्चर दिखाता नहीं है कई बार। प्रेसिडेंट को अभी भी 7.4 मिलियन मोर वोट्स मिले हैं देन ही डिड इन 2016। तो फ्लॉप शो तो नहीं कह सकते जब इतने सारे लोग यहाँ पे इनको वोट कर रहे हैं। बाइडेन, बिकॉज डेमोक्रेसी में हम मैंडेट ऑफ पीपल को रेस्पेक्ट करते हैं। बाइडेन कन्वीन्स कोविड-19 टास्क फोर्स। विवेक मूर्ति ये अपना अपना स्टार्ट कर रहे हैं दिस ट्रांजिशन के लिए। हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर थ्रेट टू रिजाइन। एंड दिस इज इंडिया मालदीव्स ने अभी साइन किए 4 MOU टू बूस्ट टाइज। अभी हमारे जो 4 MOUs हैं करीब 100 मिलियन का इसमें इंडिया ने ग्रांट दिया है एम्बिशियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी। ये विजिट अभी हुआ था मालदीव्स। मालदीव्स के साथ रिलेशंस ऐसे अपटिक है यहाँ पे। तो ये 4 MOUs यहाँ पे साइन हुए हैं। म्यांमार की बात करें तो यहाँ पे सूकी की पार्टी फिर से विक्ट्री क्लेम कर रही है। सी, बुल है, बुल मतलब रनिंग हो रही है, बुल सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। बाइडेन विन स्पर्स इंडाइसेस टू रिकॉर्ड हाई, 1.7% हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज भविष्य अच्छा दिख रहा है। उनको लग रहा है बाइडेन स्टिमुलस लाएंगे, बेटर होगा, वीजा कर ईज करेंगे, टेक कंपनीज को बेटर होगा, तो उनके स्टॉक्स क्या हुए? ऊपर हो गए। बट ये रैली अभी अनसस्टेनेबल है। पीक आया है बट ये गिर भी जाएगा। पैसेंजर व्हीकल रिटेल सेल फेल 9% अक्टूबर में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोब स्टार्ट किया है गूगल अब्यूज ऑफ पोजीशन बाय। देखो गूगल जो है ना इसकी काइंड ऑफ मोनोपोली है। इंटरनेट में सर्च इंजन का दूसरा नाम है गूगल। कुछ भी आपको कनेक्शन देना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, गूगल इज दी प्लेटफॉर्म। अब मोनोपोली होती है। फॉर एग्जाम्पल गूगल का गूगल पे है, एक आपने सपोज फोन पे है, पेटीएम है, यूपीआई है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन है। बट आपके एंड्रॉयड फ़ोन में अगर सपोज गूगल पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है और ऑन कर रहे हो तो आपको गूगल पे का ही फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे, बाकी जो है उनको कम करेंगे। तो ये अब्यूज़ ऑफ पावर है, मोनोपोली हो रही है। प्री इंस्टॉल है एंड्रॉयड में, और जो एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं उनका भी डिफ़ॉल्ट पे ऑप्शन में गूगल पे आता है। तो इस बात पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। एंड
ऑयल जम्प्स ऑन वैक्सीन होप, ओपेक को भी अब पॉजिटिविटी दिख रही है, वैक्सीनेशन जल्दी आएगी तो सबका भला है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू टू सी आउटफ्लो। अशोक लीलैंड एम्स टू बी डेट फ्री इन 2 years, विच इज अगेन गुड थिंग। ये जिंक्स तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा? जितना भी ऑड ईयर्स होते हैं ना, तो उसमें एमआई जीती है, इवन ईयर्स में नहीं जीती है। सी 2013, 15, 17, 19 आईपीएल, अब 2020 है, तो इसमें क्या होगा? कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म किया है एमआई ने, दिल्ली को भी जीतना चाहिए, फर्स्ट टाइम जीतेगी ये। सो दिस इज द हिंदू, ये इंडियन एक्सप्रेस है। सी फर्स्ट टाइम सिंस बॉर्डर स्टैंड ऑफ, मोदी जी ऑन वन प्लेटफॉर्म है। फाइजर ने पहली बार ब्रेक थ्रू किया है, गूगल प्रोब्ड है, रेगुलेटर नेक्स्ट कोल्ड चेन सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दिस इज नॉट एट ऑल गुड, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देन टेस्ट कंफर्म वर्स्ट फियर, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। एनजीटी दिल्ली बैन, पंजाब स्ट्रगल, शॉर्टेज ऑफ गुड, लॉकडाउन। ये सैफ्रॉन है, सिक्किम में भी सैफ्रॉन उगाने की बात है। कहाँ से आ रहा है? जम्मू एंड कश्मीर से। यूजुअली जम्मू एंड कश्मीर में सैफ्रॉन होता है, सैफ्रॉन। अभी सिक्किम में भी बात है। ये धारचूला रीजन है, धारचूला रीजन में क्या है, ये जो माउंटेन्स है ना, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ये सेस्मिक एरिया भी ज़्यादा है यहाँ पे, हिमालयन, कैलाश मानसरोवर रोड के पास। तो एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक अर्थक्वेक यहाँ पे ड्यू है। चाइना का प्रपोजल है, एससीओ में अभी बात होगा, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ओपनिंग इन वैली इज गुड एंड दिस इज द पॉइंट, ग्रिम रिमाइंडर है, इट्स अ पॉइग्नेंट पॉज। Reading Voltaire in France, see, this is about Gandhi believed even the reforms are necessary. Reforms are necessary. Misreading the Biden moment, closing of American mind. सब American अभी predictions आ रहे हैं. Let us wait. CP भंबारी साहब थे, this political scientist. What next for Pfizer vaccine? Let's wait for some days. ये भी clarify हो जाएगा news. US media call an election. Usually US में media बता देता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, बट ऑफिशियल कॉल्स भी आएंगे अभी। लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल कॉल्स। यूएई काउंसिलेट, बाइडन के स्टेटमेंट, सूकी ने जीत लिया म्यांमार, डेमोक्रेटिक पार्टी वाइडन। हाइपर लूप्स में अभी ह्यूमन ट्रायल्स हुए थे। ऐसे एक वैक्यूम ट्यूब होता है और उसमें लोगों को ऐसे स्पीड से ट्रैवल कराया जाता है। टेस्ला हाइपर लूप, इसके ट्रायल सक्सेस हुए हैं। सेंसेक्स रैली कर रहा है। सिक्योरिटी जूम कॉम्प्रोमाइज, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है। बिग बास्केट है, इसका डेटा का ब्रीच हो गया। ये असम है, असम में ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज दिस ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है और ये बहुत ब्रॉड है। इसमें एक आइलैंड भी है, दिस सेडिमेंट से बना है, उस आइलैंड का नाम बताइए। ये लोअर असम वैली, साउथ ब्रह्मपुत्रा हिल है, ये है नोगोंग प्लेन है, ये मिकिर है और ये रेंगमा हिल है। ये शिवसागर प्लेन है, प्लेन्स है यहाँ पे ऐसे, ये पूरा वैली है। डिब्रूगढ़ प्लेन है, अपर असम वैली है, ये बढ़िया बेसिन है। असम के इधर अरुणाचल है यहाँ पे और इधर भूटान आ जाता है। नीचे मेघालय है, यहाँ बांग्लादेश है। फिर नॉर्थ काकर हिल है, बरेल रेंज है और काखर प्लेन है, ये इधर साउथ में है। असम ना जितने भी दूसरे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ओके, असम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, ये बिगेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, सारे दूसरे स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है और ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे प्रोमिनेंट जोग्राफिकल रीजन है। सो दिस इज असम। एससीओ की वर्चुअल मीट, गूगल कंपटीशन कमीशन, बाइडन, दिस इज न्यू पार्लियामेंट एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। देन दिस इज वियतनाम एंड बांग्लादेश, बाइडन का विन, वॉर विद इन इथियोपिया एंड नो फायरवर्क, पार्टिकुलेट मैटर। 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, पंजाब सीबीआई जनरल कंसेंट रिमूव किया है, ट्रंप एंड बाइडन, एनजीटी की लिंक्स एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन फाइजर। So this is 10th of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.